तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ा। कन्वेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है कंडक्शन से, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर रेडिएशन पे आए, रेडिएशन पे हम लोगों ने पढ़ा क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। फिर हमने क्या पढ़ा कि क्यू आई से अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो क्यू ए अपॉन क्यू आई प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टीफेंस लॉ। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 3 की बात करते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली और एक्सपांशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। अब पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में, हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो बेटा देखो, हीट 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है जो एकदम ब्रॉडली क्लासिफाइड है। एक तो है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेक्शन, एक है आपका रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एकदम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। वो चीज है रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कंडक्शन और कन्वेक्शन में जान लेते कि होता क्या, कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंडक्शन की बात करते हैं। हमारे पास ना एक मान लीजिए पतीली, ठीक, यहां पे हमने उसको हीट देके रखी है, हीट 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 हीट। ठीक है, मान लीजिए यहां पे ना कुछ तो पक रहा है, आलू आलू बनता है, वैसे ऐसे कोई लेना देना है नहीं, कुछ भी पके क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हीट यहां पे लग रही है, सही बात है कि नहीं। हीट कहां पे लग रही है बेटा, यहां पे हीट लग रही है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब पतीले को यहां पे छुओ, इस तरफ छुओगे तो क्या होता है, गर्माहट महसूस होती है कि नहीं। इसका मतलब पतीली क्या कर रही है, हीट कंडक्ट कर रही है। क्या कर रही है, हीट कंडक्ट कर रही है। आपने बोला हाँ सर बात तो सही है। या तो मान लो कि एक ऐसा कुकर टाइप है, ठीक है, ऊपर ऐसे करके ये कुकर टाइप है। ओके, अब क्या हुआ, धीरे 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 गर्म होते होते ये हैंडल भी गर्म हो जाता है। अगर वो कुकर में प्लास्टिक ना हो, काली कलर वाली, जैसे सबके घर में कुकर होता है काले कलर का हैंडल, अगर वो ना हो, ऐसे ही पकड़ लो, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। बात है कि नहीं, क्योंकि इस कुकर ने जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है। एंड प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके वजह से हम लोग ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग हैंडल पे लगा सकते हैं। अगर ये कुकर गर्म भी हो रहा है तो ये हैंडल इतनी जल्दी गर्म नहीं होने वाला, बिकॉज प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको लोग बोलते हैं कंडक्शन। समझ में आ रहा है ना। विदाउट एक्चुअल आग को छुए हुए फिर भी हम लोग यहाँ पे जल सकते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, पहले रेडिएशन पे आते हैं, फिर कन्वेक्शन क्या रहेगा। कन्वेक्शन का तो खैर कुछ आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे हल्की सी। रेडिएशन मतलब क्या, कि मान लो कि ठंडे का टाइम है, आग यहाँ पे है, उफ आग 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 आग। ठीक है, आप कुर्सी लगा के आग के पास ऐसे बैठ गए, हो वाह, गर्माहट महसूस हो रही है। क्या आपने आग में अपना हाथ डाला है क्या, नहीं डाला ना, नहीं डाला ना। और विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर सकता है। रेडिएशन जो है ना विदाउट मीडियम भी हो सकता है। यहाँ पे तो फिर भी चलो एयर का एक मीडियम है आपके पास। ठीक है, विदाउट छुए और विदाउट किसी मटेरियल के थ्रू, जैसे सॉलिड मटेरियल के थ्रू फिर भी आप आग को महसूस कर सकते हैं, गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आग की रेडिएशन को महसूस कर सकते हो। ठीक, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, आग की रेडिएशन को आप महसूस कर सकते हो। मतलब मान लो कि यहाँ पे आग है और यहाँ पे मैं हूँ, ओहो सर आप बहुत दुबले हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे मेरे हाथ निकल रहे हैं, ओहो क्या बात है, क्या स्ट्रक्चर बन गया एकदम बेहतरीन सा। ठीक है, आग में ताप रहा हूँ, विदाउट आग को छुए हुए गर्माहट महसूस हो रही, ठंडी का टाइम है, सही बात है कि नहीं। तो विदाउट आग को छुए गर्माहट महसूस हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। समझ में आया। या तो चलो कुकर ही पक रहा है, यहाँ पे दूर से भी ऐसे हाथ रख लोगे ना अगर स्टोव के पास, तो गर्माहट महसूस होती कि नहीं होती, वो क्या होता है, वो रेडिएशन हो रहा है। सही बात है कि नहीं, वो रेडिएशन हो रहा है। ओके, रेडिएशन के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सिर्फ समझाना था। अब बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में कि बेसिकली कन्वेक्शन होता क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पतीली थी, यहाँ पे आलू बन रहे हैं, वाह 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 क्या आलू है, 4 आलू है पतीली में, खैर फर्क ही नहीं पड़ता 5 हो या 6 हो। पानी 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 पानी, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, समझा गया। आग 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 आग।
यहाँ पे आपने स्टोव पे रख दिया इसको। अब देखिए होता क्या है, जब सॉलिड को हीट मिलती है बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि सॉलिड एक्सपांड करते हैं, है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक कोई पतीली अगर आपके घर में होती है ना, मम्मी कहती है कि बेटा ये पतीली बहुत पतली हो गई है, नीचे से खाना जल्दी जल जाता है, पकता नहीं है, जल जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि पतीली पक के जल के क्या हो रहा है, उसका इतना उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, इतनी डेंसिटी उसकी पतली हो गई है नीचे से, बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अब बेटा वो खाना पका नहीं रही, जला रही है डायरेक्ट। ठीक है, आपने बोला हाँ सर ये मम्मी सर ने बहुत सुना है, तो नई पतीली लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी पतली हुई, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुई। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी बेटा, तो जो लिक्विड इस बेस के साथ कांटेक्ट में है उसकी भी डेंसिटी कम होगी हीट प्रोवाइड होने के वजह से, बिकॉज वॉल्यूम एक्सपांशन तो हो रहा है भाई, लिक्विड में भी एक्सपांशन होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, बोलेंगे हम दूर जा रहे हैं, सही बात है कि नहीं? डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो हल्का होता है बेटा वो ऊपर जाने की कोशिश करता है कि नहीं करता पानी में? बोलो आया ना बेटा, सही बात है? आपने ना हाँ सर। और जो ऊपर का सरफेस रहेगा उसकी डेंसिटी बेटा क्या होगी? अब वो भारी हो जाएगा कंपैरेटिवली इसको, बिकॉज ये तो हल्का हो गया है, तो अब इसके हिसाब से ये भारी है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। इसी तरीके से बनता है आपका खाना, करंट ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से एक करंट क्रिएट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट, और इसके हिसाब से आपका बनता है खाना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास एक महापुरुष है, वो महापुरुष कहते हैं भाई हम नीचे से खाना नहीं बनाएंगे, हम तो खाना बनाएंगे ऊपर से, बर्नर आज लगेगा ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नीचे नहीं, आज ऊपर ऐसे बर्नर लगाते हैं। सोचो देखो, मजा आ जाएगा एकदम, जिंदगी का आनंद आ जाएगा तुम्हारे। इधर फिर भी आलू ही पक रहा है, ठीक है, इधर फिर भी चाहिए तो आलू गोभी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, भिंडी डाल दो जो तुम्हारी फेवरेट हो, तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं। हमने बोल दिया आज स्टोव ऊपर दबाएंगे, ऐसे हो, देख रहे हो आग बहुत भड़क रही है, यहां से पकाएंगे आज नीचे से नहीं, आज बनेगा खाना ऊपर से। आप बोला ठीक है सर बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम लोग बताओ बेटा अगर ऊपर से खाना बनाएंगे तो क्या होगा? अगर इस तरीके से बर्नर लगा दिया जाए तब क्या होगा? बड़ा मजेदार चीज है ना? कुछ इस टाइप की चीज पढ़ना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि बेटा नीचे ही क्यों लगा रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऊपर से तो हो सकता है कुछ काम। आपने बोला कि सर ऊपर से लगाएंगे तो ये सतह गर्म होगी, क्या होगी ये सतह, ये सरफेस क्या होगी बेटा, ये क्या होगी, ये गर्म होगी। सही बात है कि नहीं? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल गर्म होगी। आपने सर धीरे 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 ये पकना शुरू होगा। अच्छा, लेकिन तकलीफ क्या मालूम बेटा, कि पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा और खाना फिर भी नहीं पकेगा। आपने बोला अच्छा पानी उबल गया, आलू जो है वो गल गए होंगे। आपने खोला, बोले हैं आलू तो अभी भी कच्चे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? अब देखो ऐसा कैसे हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर पानी पका, आपने बोला हाँ आलू गल गए होंगे, आपने निकाला हाँ आलू गल गए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, देखने वाली बात है। देखो बेटा जैसे ही जो सरफेस कम गर्म होता है उसकी डेंसिटी बेटा क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। यहाँ पे डेंसिटी किसकी कम होगी, इसकी। तो बेटा जब ये ऊपर की सतह की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर की सतह ऊपर ही रहेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जब कम हो रही थी तो नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन ये जब ऊपर ही है और ऊपर ही डेंसिटी कम हो गई तो क्या अब ये कहाँ जाएगा बेटा, ये तो ऊपर ही रहेगा। बोले मैं तो ऊपर रहूंगा, कहीं और नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं पे हूँ, पहले से ही हल्का हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत टाइम बाद धीरे धीरे हीट कंडक्ट होते होते धीरे धीरे हीट गर्म होगा, आलू गर्म होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और तब तो पानी उबल जाएगा, आपको लगा खाना बन गया, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक चीज तो कंडक्शन से समझ में आ रही है, सॉरी कन्वेक्शन और कंडक्शन में एक फर्क तो समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंडक्शन से गर्म होगा बेटा, ये यहाँ पे कंडक्शन से गर्म होगा और कोई दूसरा जरिया ही नहीं है। ठीक है, कंडक्शन से ही गर्म हो सकता है, ये कंडक्ट करेगा ना, पानी हीट कंडक्ट करेगा, पानी हीट कंडक्ट करेगा।
ठीक है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक चीज समझ में आ रही है कि कन्वेक्शन में लगभग हर वाटर मॉलिक्यूल के जो टेम्परेचर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे हर वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लगभग सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज अच्छे से मिक्स हो रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से करंट पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग टेम्परेचर जो है हर मॉलिक्यूल का सेम रहेगा। लेकिन यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। क्यों? बिकॉज ऊपर की सतह ज़्यादा गर्म होगी और नीचे की सतह इतनी गर्म नहीं होगी। ऊपर का सरफेस ज़्यादा गर्म होगा, नीचे का सरफेस इतना गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फर्क होता है आपके कन्वेक्शन और कंडक्शन में। ठीक है, इसलिए कन्वेक्शन सबसे बेहतरीन तरीका होता है खाना पकाने का, नीचे से जो बताया आप लोग। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं रेडिएशन की। आपने बोला ठीक है सर, अब इतना बोल ही रहे हैं तो बात करेंगे इसके ऊपर। इसको रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं, बिकॉज अब चर्चा करेंगे रेडिएशन को लेकर के। बिकॉज मेन जो आपको काम आने वाला है बेटा वो रेडिएशन काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? रेडिएशन, हैशटैग रेडिएशन काम आएगा। ठीक है, हैशटैग रेडिएशन काम आएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, आपने सर ऐसी कैसी बॉडी है बेटा? ऐसी ही बॉडी है। ठीक है, यहां पे कोई हीट जो है ना वो इंसिडेंट हुई। ठीक है, यहां पे कोई हीट जो है, जो इंसिडेंट है उसको क्यू आई ले रहे हैं। ठीक है, क्यू आई लेते हैं। थोड़ा किसी भी बॉडी पे, ये बॉडी बी मानते हैं, ठीक है, ये बॉडी बी, किसी भी बॉडी पे अगर हीट इंसिडेंट होती है, मतलब जाके कोई चीज टकराती है या कोई गर्म चीज करोगे तो क्या होने वाला है बेटा? तीन चीजें होती हैं। एक तो हीट रिफ्लेक्ट होगी क्यू आर, एक तो वो हीट को खुद एब्जॉर्ब करेगा, बोले हाँ मेरे अंदर आने दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो खुद एब्जॉर्ब करेगा क्यू ए, एक तो उस बॉडी के थ्रू हीट ट्रांसमिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू टी। हाँ, क्यू टी पाई। ठीक है, तो क्यू आई, क्यू आर, क्यू ए, क्यू टी। क्यू आई मतलब क्या बेटा? इंसिडेंट हीट। क्यू आर बेटा रिफ्लेक्टेड हीट, क्यू ए ऑब्जॉर्बेंट हीट और क्यू टी ट्रांसमिटिव हीट। अब तो अच्छा, हम लोग क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। सही है कि नहीं? लिख सकते ना? क्यू आई किसके बराबर होगा? आर, ए और टी, क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तो ये तीन चीजें हुई। सही बात है। हमने ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं बड़ा कि इस पूरे इक्वेशन को क्यू आई से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरे इक्वेशन को क्यू आई से डिवाइड करते हैं। तो बोला सर क्यू आई अपॉन क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आई प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। आया क्या कि क्यू ए अपॉन क्यू आई प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई शुड बी इक्वल टू 1। मतलब इनके सब के रेशियो इंसिडेंट हीट के साथ, क्यू ए का रेशियो क्यू आई के साथ, क्यू आर का रेशियो क्यू आई के साथ, क्यू टी का रेशियो क्यू आई के साथ किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? 1 के इक्वल होना चाहिए। इसको आप एब्जॉर्बेंट रेशियो बोल सकते हैं, इसको आप रिफ्लेक्टिव रेशियो बोल सकते हैं, इसको आप ट्रांसमिटिव रेशियो बोल सकते हैं। जैसा आप बोलना चाहे, जिस नाम से पुकारना चाहे इसको पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तीनों जो है किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो एक चीज समझ में आ गई हम लोग को, ये सारी चीजें इसमें होती है। यहां पे हमारे पास ना एक चीज आती है और वो चीज का नाम है, इतना रब कर दे, इसको नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना ले लो। तो आगे बढ़ते हैं, स्टीफेंस लॉ पे आते हैं। ठीक है, जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, स्टीफेंस लॉ के ऊपर आते हैं और देखते हैं स्टीफेंस लॉ में होता क्या है, और फिर अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ इसके ऊपर पेस्ट। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ के ऊपर जरा बात करते हैं और देखते हैं स्टीफेंस लॉ में होता क्या। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले इसको बताया, तब में हम बोलेंगे कि तब हम उसके बाद जो है स्टीफेंस लॉ सीखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, फिर से हमारे पास वही एक सुंदर सी बॉडी है ना, प्यारी सी बॉडी है एकदम से। हमने बोला भाई क्यू आई यहां पे आया, आपने बोला हाँ सर। हमने बोला क्यू आर इधर हुआ, आपने बोला हाँ सर। हमने बोला फिर इधर क्यू ए हुआ, आपने बोला हाँ सर। हमने बोला क्यू टी इधर हुआ, आपने बोला हाँ सर। हमने बोला यहां तक तो सब कुछ ठीक है,
बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने बोला बेटा यहाँ पे QE भी हुआ, आपने बोला नहीं सर ये तब तो पढ़ाया ही नहीं था, अब पढ़ा रहे बेटा सीख लो। क्या है ये QE? एमिसिव हीट। कौन सी हीट? एमिसिव हीट। आप बोले सर ऐसे थोड़ी चलता है, QR भी बाहर की तरफ जा रहा है, QE भी बाहर की तरफ आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे बेटा। मानो, और कैसे मानोगे जरा देख लो। QR कौन सी हीट है बेटा? दोनों बाहर की तरफ जा रही है। आप बोलोगे एक ही तो चीज हो गई फिर सर, QR इज इक्वल टू QE। ऐसा थोड़ी होगा। QI मजेदार है। QI आया, आई इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाऊं। QI आया, टकरा करके चला गया, अंदर आया ही नहीं, बॉडी के अंदर घुसा ही नहीं ना बेटा, सिर्फ टकरा करके चला गया। QA अंदर घुसा और QT ट्रांसमिटेड भी बाहर हो गया, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया, इसके थ्रू आर पार हो गया। लेकिन QE ये एमिसिव क्या होता है कि जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये QE किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? QA के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। इसका QR और QT से कोई लेना देना है ही नहीं। एमिट बेटा, मैं जितना पढ़ूंगा, जितना एब्जॉर्ब करूंगा उतना ही बढ़िया एग्जाम में लिख करके आऊंगा, एमिट करूंगा। सही बात है कि नहीं? जितना पढ़ा मैंने उतना एब्जॉर्ब किया, जितना पेपर में लिख करके आया उतना एमिट किया मैंने। समझ में आ रहा ना? जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ तो यही तीन चीजें होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते, कुछ ट्रांसफर बाउंसर चला गया यार, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये हमें लगता तो है कि हमने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे डब्बा गोल। इतना हम लिख करके आते हैं बेटा, इतना हम मतलब पढ़ते हैं, इतना हम लिख करके आते हैं, और ये तो बाउंसर चला जाता है। समझा ही नहीं, ट्रांसमिट हो गया। बस सिखाया था कुछ तो टीचर बोल के की थी, बहुत सुंदर बोली थी, लेकिन समझ में नहीं आया हमें। बोला बहुत बेहतरीन। तो जितना अब्जॉर्ब किया उतना एमिट किया, जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट किया। तो कोशिश तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाता है। सही बात ही नहीं। बाकी ब्लैक बॉडी वगैरह पढ़ेंगे अगले लेक्चर। आप बोले सर ब्लैक बॉडी बताइए, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट किया। यहाँ पे हमारे आते हैं स्टीफेंस भैया। यहाँ पे इनका एक लॉ लगता है, स्टीफेंस लॉ, जिसको बोलते हैं लोग क्या? स्टीफेंस लॉ। पावर ऑफ एमिसिविटी का इन्होंने फॉर्मूला दिया, PE का फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि एमिसिविटी जो है वो एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बॉडी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही ज्यादा एमिट करेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके टेम्परेचर टू द पावर 4, टू द पावर 4 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, TB, ठीक है। TB इसलिए कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ताकि समझ सको, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एमिसिविटी को भी डायरेक्टली होता है, ठीक है। मतलब ठीक है भाई, A आ गया, एमिसिविटी आ गया, और TB/4। वैसे खैर एमिसिविटी भी आपको दिया ही जाता है क्वेश्चन में, लेकिन हम बोलते हैं जितनी ज़्यादा एमिसिविटी होगी उतनी ज़्यादा पावर ऑफ एमिसिविटी होगी, ठीक है, ओके। तो जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो एक स्टीफेंस कांस्टेंट हमारे सामने आता है, ठीक है। जैसे ही हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट आता है, और ये A एप्सिलॉन TB/4, इसका हम लोग एप्सिलॉन को हम लोग एमिसिविटी बोल रहे हैं। तो ये आपका स्टीफेंस लॉ है। और ये स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू, स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 5.67 इंटू 10⁻⁻8। याद रखिए, ये स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एमिसिविटी जो है वो आपका बेटा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अलग अलग होगा। TB आपके बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे कितना रहा होगा, एरिया बोला है बॉडी का, कितने फैली हुई है वो चीज, तो आपको पावर ऑफ एमिसिविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ा। कन्वेक्शन ज्यादा बेहतर होता है कंडक्शन से, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर रेडिएशन पे आए, रेडिएशन पे हम लोगों ने पढ़ा QI इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। फिर हमने क्या पढ़ा कि QI से अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो QA अपॉन QI प्लस QR अपॉन QI प्लस QT अपॉन QI किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टीफेंस लॉ, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर उसमें फिर भी कोई डाउट रह गया है, कुछ डाउट आपको, कुछ सवाल पूछना है मुझसे, तो ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है 8425936062। इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर कर दिया जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी व्हाट्सएप पे नहीं पूछनी तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं, 80_सैयद, ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।